ठीक है, लेट्स स्टार्ट मार्केट रिस्क का। मार्केट रिस्क का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं अपने। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, कुछ नहीं है, तुम लोग का मोर और लेस रिवीजन जैसा होगा आप लोग का। मार्केट रिस्क का फर्स्ट चैप्टर में अपने वीआर का किए थे, याद करो कैलकुलेशन। वैल्यू एट रिस्क किस तरीके से कैलकुलेट करते थे। एक मेथड, दो मेथड होता था, एक होता था योर लीनियर मेथड, द डेल्टा नॉर्मल मेथड, हिस्टोरिकल सिमुलेशन यूज करके। सो वी हैड डन ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो वी आर गोइंग टू बी बिल्डिंग अप ऑन दैट ओनली। द फर्स्ट चैप्टर वी स्टार्ट विद इज द वीआर वाला सेक्शन। सो एट अ स्ट्रेच यू हैव मार्केट रिस्क का 1 to 6 इज मोर और लेस वीएआर रिलेटेड चैप्टर्स। सो फर्स्ट वाला में पहला तो दो तीन डेफिनेशन दिया हुआ है, बुक में मार्क कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा, प्रॉफिट लॉस तो यार सिंपल सा चीज है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। अब इसी चीज को वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह अपने क्या करते हैं, अपने P1 माइनस P0 लिखते हैं हमेशा, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस को। बट योर सेलिंग प्राइस इज नॉट ओनली द प्राइस एट विच यू सेल, बट ऑल्सो दोज इंटरमीडिएट कैश फ्लोज दैट यू गेट। सो प्लस CFD कर दो अपना अलग से सेलिंग प्राइस में, दैट इज योर प्रॉफिट और लॉस। सो ये फॉर्मूला इफ यू वांट, बिकॉज देखो वो कंफ्यूजन हो जाता है PT और DT वगैरह यूज करने से, एट टाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज्ड। सो इफ यू वांट यू राइट दिस फॉर्मूला इन दिस मैनर, P1 minus P0 plus CF. So whatever is incoming minus outgoing, your जो incoming था, that is basically your profit loss. Arithmetic return data में the same thing, write the same formula, divide by P0 करके लिख दो, ये arithmetic return का data का formula हो गया। It's kind of HPY only. It's just that the notations is a little different. They are saying whatever interim payments you are making, that is D1. That is what they are saying, right? उसके बाद the third one में you write this on the side. ये एक बार लिखो, मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला किया हुआ है सबका। यही था ना, इफ 1 becomes e to the power 0.12 is equal to what, 1.1275 log this base E is written as ln 1.1275 is equal to 0.12। तो कंटिन्यूस रिटर्न निकालने के लिए क्या करते थे, अपने लॉग लेते थे, नेचुरल नंबर का बेस ln log base E, दैट इज ln। एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस 1.1275 बेसिकली क्या है, अगर मेरा स्टॉक 100 का 112 हो गया तो बेसिकली योर 1.12 कैसे आता है, P1 by P0 से ही आता है ना ये। 1.12 मतलब क्या, 1 plus EAY, 1 plus EAY क्या, 1 plus P1 minus P0 by P0, दैट इज P1 by P0। ये सब तो बेसिक चीज है, इसमें कभी कुछ नया नहीं किए। नेक्स्ट पेज पर हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच, द नेक्स्ट LOS दैट इज टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच, उसके साइड में बनाइएगा। मेक दिस बिसाइड दैट। बोलो ठीक है, चलिए। इसमें पैरामेट्रिक हिस्टोरिकल अप्रोच क्या था, अच्छा पहले एक बार बुक में मार्क कर लो, हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच लिखा हुआ है वही LOS के ऊपर, द सेकंड LOS व्हिच वी आर डिस्कसिंग, उसके ऊपर में हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच को 1 लिख लो। एक पेज छोड़ करके नेक्स्ट LOS में नॉर्मल VAR और लॉग नॉर्मल VAR है, उसको 2A और 2B लेबल कर दो। दैट्स व्हाट वी ऑलवेज यूज्ड टू डू, ताकि अपने को पता रहे कि कहाँ पे अपने क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। नॉर्मल VAR को 2A लिख दो एंड लॉग नॉर्मल VAR को 2B लिख दो, राइट। सो VAR का अप्रोच के लिए नॉर्मल, लॉग नॉर्मल VAR इज व्हाट वी कैन डू, एंड द फर्स्ट वन वाज द हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का आइडिया तो बहुत ही सिंपल होता था। हिस्टोरिकल में अपने क्या करते थे, मेरे पास 1000 डेटा पॉइंट है, तो मैं 1000 डेटा पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में उसका हिस्टोग्राम बना दिया। 1000 डेटा पॉइंट, व्हाट इज द VAR, व्हाट इज वैल्यू एट रिस्क, एक्चुअली आई हैव नॉट रिपीटेड दैट, एक बार वैल्यू एट रिस्क भी कर ही लेते हैं। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज आई टेक 5% प्रोबेबिलिटी ओवर हियर, ये जो पॉइंट आएगा दैट इज योर VAR वाला पोर्शन। बट व्हेन यू राइट इट लाइक दिस, इट इज इनकम्प्लीट, यू ऑल्सो हैव टू गिव दी टाइम। एब्सोल्युटली गुड यार, सिखाया तुमको अच्छा से। सो बस स्टार्ट। तो VAR बेसिकली व्हाट इज द स्टेटमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई से द एवरेज इज समथिंग एंड यहाँ पे मेरा वैल्यू 1000 आया,
there is a 5% probability that my losses will exceed a value of 1000. अपने लॉस को ना इसको नेगेटिव लिखना जरूरी नहीं होता है. When you write the statement of VR, although we know that it is minus 1000, हम लोग जब स्टेटमेंट लिखते हैं ना तो हम लोग माइनस नहीं डालते हैं, that the loss will be or the profit will be more than minus 1000, because we understand we are discussing about the loss वाला part. So VAR के लिए ये स्टेटमेंट बोलेगा there is a 5% probability that the value is going to be falling below or the losses is going to exceed 1000 over a 1 year period. आप ये थोड़ी बोलते 5% चांस है लॉस होने का 1000 से ज्यादा, एक महीना में भी सेम होगा और एक साल में भी सेम होगा क्या? नहीं ना. It's going to be differing based on the time period. So confidence interval and confidence level or the level of significance and the time horizon, both the things are very very important in determining whether how your VAR is going to be, what your VAR का value is going to be. इनफैक्ट 2-3 जगह था आपने वो कुछ assumptions था जहाँ मीन 0 होगा, उसके बाद अपने बोले थे ना डेली VAR इंटू रूट 250 करोगे तो एनुअल VAR आ जाएगा, मंथली VAR इंटू रूट 12 करोगे तो एनुअल VAR आ जाएगा, डिवाइड बाई एनुअल VAR डिवाइड बाई रूट लेट्स से 52 करोगे तो वीकली VAR आ जाएगा. वी आर डन दीज थिंग्स राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. तो वो VAR इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग. तो ये VAR निकालने का मतलब क्या है कि बेसिकली मेरा एक लेवल के नीचे 5% रिटर्न आना चाहिए एंड वो लेवल के ऊपर में 95% रिटर्न होना चाहिए. तो वो जो वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू टेल मी व्हाट, दैट देयर इज अ 5% चांस दैट द वैल्यू इज गोइंग टू फॉल बिलो दैट लेवल और द लॉसेस आर गोइंग टू एक्सीड दैट लेवल. So when you have historical data, I have 1000 data points. I need एक ऐसा point जिसके इस साइड में 50 डेटा पॉइंट हो. मेरे को एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके लेफ्ट साइड में 50 डेटा पॉइंट्स हो. So then I will be able to say that there is a 5% chance that the value falls below that level. हिस्टोरिकल अप्रोच को हिस्टोरिकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप हिस्टोरिकल डेटा यूज कर रहे हो. यू आर यूजिंग द पास्ट ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू एट रिस्क. देयरफॉर इट इज नोन एज हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच. सिंपल, हिस्टोरिकल डेटा को लगाया, 5% वैल्यू दिया. छोटा सा चीज है. सपोज करो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे एक नया फॉर्मूला हो जाएगा. इट्स नॉट इवन न्यू एक्चुअली. सपोज आई हैव वैल्यूज 10, 12, 14, 16. इसका मीडियन क्या है बताओ तो? इसका मीडियन इज इट 12 और 14 और व्हाट? देयर आर 4 ऑब्जर्वेशन. तो 4/2 करेगा तब तो 2 हो जाएगा. तो आप तो बोलेंगे कि उसका वैल्यू शुड बी, द मीडियन शुड बी 13, व्हाट इज इट, 12. बट वो थोड़ी होता है. मीडियन मतलब 50% डेटा इस साइड, 50% डेटा इस साइड. सो द वैल्यू इज इट n/2 और n+1/2? बेसिकली 4 ऑब्जर्वेशन था तो 4 + 1 5/2, that is 2.58 position is dividing the data into 2 halves, right? Similarly, when you want to calculate the 5% confidence interval, 50th ऑब्जर्वेशन आंसर नहीं होगा ना. 50th ऑब्जर्वेशन आंसर नहीं होगा ना 5% में. ऑब्जर्वेशन क्या होगा? एक n+1 करना होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1. देखो फॉर्मूला, फर्स्ट पैराग्राफ हिस्टोरिकल सिमुलेशन का, लास्ट 2 लाइन्स. The observations that determine VAR for n observations at the 1 minus alpha confidence is alpha into n plus 1. So अगर 50 आ रहा है अपना, alpha into n 5% into 1000 observation 50. So my VAR is going to be the 51st observation and not the 50th observation. So वो 2 लाइन खाली आप अंडरलाइन कर लीजिए. बाकी जो नीचे ग्राफ है इस LOS में वो वही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, वही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है. वी ऑलरेडी डन दिस. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल इज टॉकिंग रबिश. 1000 डेटा पॉइंट्स है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है. VAR कौन सा होगा? जो 50th ऑब्जर्वेशन के बाद आएगा भाई. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. 51st ऑब्जर्वेशन इज योर VAR ओवर हियर, हिस्टोरिकल सिमुलेशन. यही चीज बोला है. कंप्यूटिंग VAR के साइड में, कंप्यूटिंग VAR के साइड में मेक दिस. जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना कंप्यूटिंग VAR का एग्जांपल, मेक दिस बिसाइड द एग्जांपल. Take this quickly.
डन. सो बेसिकली ये एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो, अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट लॉस डेटा क्लोजली अप्रोक्सीमेट्स स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो अपने को बोल दिया है कि डेटा अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है, एंड स्टैंडर्ड बोला है तो मीन जीरो SD1. फिर बोल रहा है कि 5% VR एस्टिमेट करो. 5% VR कैसे एस्टिमेट करेंगे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, 5% इधर 5% इधर, तो 1.65 SD के विद इन होता है ना वो डेटा. So 1.65 standard deviations below the mean. That is where my historical simulation का the 5% VR is going to lie. So अपने को इतना बड़ा बड़ा सम्स पढ़ना नहीं पड़ेगा ना. ये पूरा पेज में all you needed to do was this much. जितना मार्क करा है ये 2 पेज में उतना से हो जाएगा आपका. You getting it? First time read everything. Make sure you read the whole content for the first time. ये रिविजन वगैरह के लिए है. पहला बार एक बार तो पूरा श्वाइस पढ़ोगे. पैरामेट्रिक एस्टिमेशन अप्रोचेस में नेक्स्ट पेज में आइए. पैरामेट्रिक एस्टिमेशन अप्रोचेस इन द नेक्स्ट एलओएस. पैरामेट्रिक टर्म को डैश दे करके लिखो, assumes a distribution. पैरामेट्रिक को सर्कल करके डैश दे करके लिखो, assumes a distribution. Assumes a distribution. When you are talking about historical simulation approach, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाइनोमियली है, अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. आई डोंट केयर हाउ माई डेटा हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज मेरे को तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, 5% का VAR निकालना है कि अच्छा 50%, 5% डेटा इज ऑन दिस साइड, 95% डेटा इज ऑन दिस साइड, सो आई नीड दैट पर्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पैरामेट्रिक अप्रोच, we will need to define parameters, we will need to define a distribution कि अच्छा मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेप्टोकर्टिक है, थोड़ा T डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन लॉग नॉर्मल है, इस तरीके का मेरा डेटा का शेप है. अब बताओ कि इसका VAR क्या होगा. So I will need the standard deviation, the mean, and there will be parameters that will be required. I will need to assume a distribution for parametric approach. And what are the two distributions I will be assuming right now? Normal distribution and log normal distribution. 2A and 2B जो आपको बताया parametric का. normal VAR में थर्ड लाइन अनलाइन करिएगा. Calculated value at risk is negative, but it is typically reported as a positive value. अभी आप लोग को बताया था कि even if the loss is greater than 1000, तो अपने loss greater than -1000 करके नहीं बोलते हैं, because it's understood it is negative. So we do not have to specifically अलग से state the same. उसके बाद जो नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है उसके साइड में ये लिखिएगा प्लीज. ये तो आप लोग को आता है ना ऑलरेडी, उसी चीज को देखो अजीब तरीके से फॉर्मूला देके रखा है, वो म्यू एंड सिग्मा एंड ऑल. यू कैन राइट दिस एज म्यू आल्सो, इसको म्यू लिख दो नहीं तो बेटर रहेगा. तो अपने क्या करते हैं, ये म्यू होता है अपना, ये वाला पॉइंट का ये VAR का वैल्यू कैसे निकालते हैं अपने, दिस इज एवरेज माइनस 1.65, 1.96 जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन. This point is average minus 1.65, 1.96 depending on the Z statistic or the T statistic calculated. उतना सिग्मा, यही तो फॉर्मूला था. और तुम लोग तो ये फॉर्मूला लेवल 1 में याद भी नहीं किया था. वी पीपल डिड यूजिंग यूनिटरी मेथड, हम लोग तो यूनिटरी मेथड यूज करके किए थे. तो दैट इज दिस वन, ये फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो. नेक्स्ट पैराग्राफ का थर्ड लाइन में अनलाइन करो, विल यूज द पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. वो एग्जाम्पल के जस्ट ऊपर वाला लाइन है, will use the sample mean and population sample mean and standard deviation डैश करके लिख दो. if population unknown, population का पैरामीटर्स अगर नहीं पता होगा, एग्जाम्पल के जस्ट ऊपर नॉर्मल VAR का लास्ट पैराग्राफ, गॉट इट. नॉर्मल VAR में जो एग्जाम्पल है उसके जस्ट ऊपर वाला वर्ड है, will use the sample mean and standard deviation डैश करके लिख दो. if population is unknown, तो पॉपुलेशन का एवरेजेस या SX होगा, सिग्मा नहीं ना पता है तो SX यूज करेंगे, म्यू नहीं पता है तो X बार यूज करेंगे, सिंपल. So if the population parameters are not known, you will be using sample statistic. The whole point of sample statistic was to estimate the population parameters, right? So that is what we do. Computing VAR using normal distribution. अब इसका sum side में कर लेंगे अपने. Assume that the profit or loss distribution for XYZ is normally distributed with an annual mean of $15 million. So 15 million, अपने क्या सीखे कि अपना एग्जाम पेपर में you will be doing all the rough work on the paper. The moment you see 15 million, उसके ऊपर म्यू लिख देंगे ना, so that you don't, एक तो वो abbreviations, notations देख के तुरंत फॉर्मूला स्ट्राइक करने लगता है, right? So we write the notations on that because you have to do all the rough work on the exam paper. That is mu and a standard deviation of 10 million. तो उसके ऊपर सिग्मा लिख दो. 95 and 99% के लिए आपको VAR मांगा है. So they've given me average minus 1.65
इंटू 15 एवरेज माइनस एसडी 10 और ये 15 है क्या? डन, खत्म क्वेश्चन। तो वो सब इक्वल टू नहीं देखना। आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो 6 लाइन का सोल्यूशन है, ये देखते ही तुमको सोल्यूशन तुरंत मिल रहा है। यू डोंट इवन नीड टू गो थ्रू इट, इट टेक्स यू हार्डली 5 सेकंड्स टू सी दिस। सो दिस इज, ये अभी शुरू शुरू में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, देन यू नो दैट you'll स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ। बोलो ठीक है, फाइन। Next question is telling us a portfolio has a beginning period value of $100. Arithmetic returns follow a normal distribution with mean 10 SD 20. So यहाँ पे एकदम सिंपल सा चीज किया है। सॉरी, जस्ट अ सेक। हाँ, यहाँ पर दिस वन आपका मीन, तो ये रिटर्न कितना होगा? इससे यू विल गेट द वैल्यू एट रिस्क परसेंटेज के टाइम पे। अच्छा 2.33, सॉरी। अच्छा ये वाला चीज में गलती मत करना। ये वाला चीज में स्टूडेंट्स ऑलवेज कंफ्यूज। 2.33 जनरली याद नहीं करते, 1.65, 1.96, 2.58 याद करते हैं। वो 2.33 में बहुत बार गलती होता है, वो मत करिएगा। It's one tail test, that is two tail test, right? So that has 0.5% in the tails, this has 1% in the tails. कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, अगर सपोज डेटा नहीं दिया, वैल्यू नहीं दी है, तो 2.33, 2.58 में ऑब्वियसली टेल में अगर डेटा प्रोबेबिलिटी कमती है तो 2.58 होगा, टू टेल टेस्ट में वो होगा ना। एनीवे, सो ये इससे ना आपको रिटर्न आएगा। ये तो अपने लास्ट एग्जाम्पल में ही सीख लिए थे। एवरेज इज 10, 20 इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 10 माइनस एवरेज माइनस 1.65 एसडी, एवरेज माइनस 2.33 एसडी। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो आएगा आपका आंसर, ये तो परसेंटेज टर्म्स में है ना। दिस VAR which you calculate, that is giving you in percentage terms. What they are asking is कि $100 का इन्वेस्टमेंट था, कितना डॉलर का नुकसान होगा, दिस इंटू 100 करना और कुछ नहीं। ये भी किया हुआ है लेवल 1 में, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इंटू करता था ना इसको। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। कम टू लॉग नॉर्मल। लॉग नॉर्मल इन व्हाट वी डू इज अंडरलाइन करेगा राइट स्क्यूड पॉजिटिव आउटलायर्स बाउंडेड बाय 0 ऑन द लेफ्ट, द फर्स्ट लाइन। ये सारा चीज भी याद है। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आई जस्ट मेक यू राइट द डेफिनेशन वंस अगेन। राइट डाउन, लॉग नॉर्मल का डेफिनेशन वापस लिखा देता हूं। A distribution for which a distribution is said to be log normal comma the log of which is normally distributed, the log of which is normally distributed. A distribution is said to be log normal comma the log of which is normally distributed. लॉजिक क्या था याद करो, देखो। we used to say कि ln of p1 by p0, अपने क्या बोलते थे, ये एसेट प्राइसेस है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। p1 by p0 दे आर एसेट प्राइसेस का फैक्टर्स ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब these asset prices should be distributed log normally because they cannot be negative, so you cannot make them run up to infinity on the negative side. A distribution is said to be log normally distributed, the log of which, this is normally distributed ना, क्योंकि रिटर्न्स तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा ही। A distribution is said to be log normally distributed if the log of which is normally distributed. ये आता है अपने को। उसके बाद में अब VAR का परसेंटेज का फॉर्मूला देखोगे तो थोड़ा वियर्ड सा लग सकता है। Try to understand the formula rather than mugging that up. एक बार एग्जांपल करते हैं, I think it will be easier to understand the formula from that. A diversified portfolio exhibits a normal distributed geometric return दिया है 10%, 20%, 5%, 1% पे इसका वैल्यू निकालना है। Let's see. बोल। हाँ हाँ हाँ, तो 90 बीच में होता था ना, तो 5 5 आ गया ना। ये तो वन टेल्ड है, तो अपने को 5 इधर चाहिए,
इधर 5 अगर रख देगा तो ये 90% होता था ना, तो ये 1.65 होता था। तो 5 तो 5 खाली इधर रखेगा तो इधर 95, इधर 5 और इधर 90 रखेगा तो भी तो इधर 5 ही है। What does 1.65 tell you? That 5% probability is after 1.65 LC. So if this is 5% and this पूरा is 95, तो इसके इधर 5% है तो इसके इधर भी तो 5% ही है। ये पॉइंट तो सेम ही होगा भाई, इतना एस डी के इधर 5%, इतना एस डी के इधर 5%, बट इधर अल्फा यू विल से इज इक्वल टू 5%, बट इधर अल्फा इज इक्वल टू 10%। दोनों में 1.65 आएगा तो दोनों 1.65 आएगा। गॉट इट? इसमें इट्स 1%, तो ये 1% होगा तो ये 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। तो 98 का 2 टेल इज गोइंग टू कॉरेस्पॉन्ड टू 99 का 1 टेल, राइट? होता है ये सब, मतलब इट्स नॉर्मल। अच्छा, आपने वी गॉन वेरी फास्ट बिकॉज ये सब तुम लोग को आता है। वी गॉन प्रिटी फास्ट, आई नो, मतलब पूरा सिलेबस वी आर नॉट गोइंग टू गो दिस फास्ट, दीज थिंग्स यू नो वेरी वेल। मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर वो डेल्टा नॉर्मल और उसके ऊपर बुक 4 का फर्स्ट चैप्टर वीआर का तुम लोग निकाल दिया था इस पे। अच्छा, इस ये क्वेश्चन देखो, ये समझना पड़ेगा। 5% अल्फा पे एक बार देखते हैं। योर एक्स बार एवरेज रिटर्न इज 10%, स्टैंडर्ड डिविएशन एस एक्स सिग्मा वट एवर, आई डोंट नो व्हाट डेटा दे गिवन, इज इक्वल टू 20% एंड अल्फा इज इक्वल टू 5%। 1% के लिए भी करना है, लेट मी डू दिस फर्स्ट। This is average is 0, this is going to be 10, 5% अगर ये है तो this is 1.65 standard deviations below the average. So this value is going to be 1.65 standard deviations below the average. कितना है बताओ? हाँ, minus, that is it. Okay, now what we are going to say is, पहला वाला जो सम केस है ना उसमें अरिथमेटिक रिटर्न्स का बात कर रहा था, सेकेंड वाले सम में ज्योमेट्रिक रिटर्न्स का बात कर रहे, वी आर गोइंग टू इंक्लूड दी कंपाउंडिंग इफेक्ट। 23% अगर आपका कंटिन्यूअस के रेट के हिसाब से नुकसान हुआ है तो व्हाट डज $1 बिकम ओवर हियर? $1 का इन्वेस्टमेंट कितना बन जाएगा, आपका नुकसान कितना हो रहा है हिसाब से। हाँ, दिस इज आरसीसी। सो ई अगर मेरे को डिस्क्रीट रेट करना है तो कैसे होगा? ई टू द पावर आरसीसी, दैट इज व्हाट, ई टू द माइनस 0.23। इसका वैल्यू एक बार बताना प्लीज। और प्लस माइनस वाला माइनस यूज करना होगा, नॉट द अलग अलग प्लस एंड माइनस वाला। अच्छा, तुम लोगों को तो आता है कैलकुलेटर का भी अगर भूल गए तो एक वीडियो लगाया हुआ है हाउ टू यूज द कैलकुलेटर। 0.795। नाउ टेल मी इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वीएआर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब $1 का एसेट विल बिकम 0.795। मतलब डिस्क्रीट टर्म्स में अगर मेरे को रेट टर्म्स में नुकसान चाहिए तो 1 माइनस 0.795 करूंगा ना। सोचो अगेन, बेसिकली मेरे को एवरेज रिटर्न का स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया, मैं 5% VAR के हिसाब से आई कैन कैलकुलेट कि उसका रिटर्न कितना होगा, -23%। दिस वॉज फाइन। नाउ आई एम टेलिंग यू इट इज अ कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न। व्हेन यू यूज टू डू ईच बार 0.12, दैट यूज टू टेल यू 1.1275, वो बेसिकली बताता था कि $1 कितना बन रहा है, राइट? सो व्हेन आई डू ईच बार -0.23, इट इज टेलिंग मी व्हाट डज $1 बिकम, 0.795। तो इफेक्टिव टर्म्स में, ये तो कंटिन्यूस टर्म्स था ना 23%, इफेक्टिव टर्म्स में आपका लॉस कितना हुआ? 20.5%. So that 20.5% is your log normal VER, जहां पे आपने कंपाउंडिंग का इफेक्ट लिया है। अब आपको फॉर्मूला देखो, मैंने क्या किया, ERCC में आई एम डूइंग 1 माइनस दिस ना, ERCC फॉर्मूला देख लो, 1 माइनस ERCC, और उसी के पार में वो म्यू आर माइनस सिग्मा आर इंटू ZN वगैरह दे के रखा है। So that is exactly how the formula has come out. And इसी 20.5% का जो चीज़ है उसको P वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो से, कि 20% का वैल्यू, 20.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज एट स्टेक। So this is how you will learn this formula. You will not mark up the formula the way it's given. So what we need to do over here is
what we need to do over here is, first thing is you calculate average rate minus z into sigma. Second, you calculate ERCC, यहाँ से जो आएगा उसको e to the power में डाल के calculate करो. This is going to give you the value. Third, 1 minus ERCC करेगा तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुम्हारा discrete terms में return मिल जाएगा, discrete terms में rate मिल जाएगा. That's all you're doing. यहाँ पर पंगा क्या हो रहा है ना कि आपका this thing, the rate is negative. Positive होता तो you people have done this very easily. ये नेगेटिव है इसलिए 1 माइनस 0.7955 करेंगे. ये एक्चुअली 7955 या 45 कुछ होगा, 45 आएगा, उसके कारण ये 20.55 आएगा. दैट्स द बुक्स आंसर. एंड यू कैन डू द सेम थिंग फॉर 1%. सो व्हाट वी डू इज, वी हैव बीन गिवन द एवरेज एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रेट एंड ऑल. वी कैलकुलेट उसका VAR, रेट का VAR. रेट का VAR मिला, उसको ई टू द पावर किया क्योंकि वो ज्योमेट्रिक कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट लेने का है. वी डू दैट इन दी पावर वाला चीज. तो उससे मेरे को मिला कि व्हाट डज $1 बिकम. दैट बिकम्स कितना, 0.7945. सो $1 बिकम्स 0.7945. इफेक्टिव लॉस कितना हुआ, 20.55% इफेक्टिव रेट के टर्म्स में. तो 20.55% इज द लॉस एंड उसको वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू टर्म्स में आ जाएगा वही चीज. बोलिए ठीक है. वहां पर लास्ट 2 लाइन मार्क करिएगा. नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है 2 लाइन, लास्ट 2 लाइंस ऑफ द LOS. log normal VAR and normal VAR will be similar when we are dealing with very short term periods. हम लोग नॉर्मल VAR यूज किए लॉग नॉर्मल ज्योमेट्रिक के लिए और नॉर्मल फॉर अरिथमेटिक रिटर्न्स. जब बहुत छोटे टाइम के लिए यूज करोगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट विल बी नेग्लिजिबल ना. व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड्स योर कंपाउंडिंग इफेक्ट इज रादर नेग्लिजिबल, सो यू विल नॉट हैव एन इशू. तो उस समय आपका लॉग नॉर्मल या नॉर्मल VAR दोनों में से कोई भी यूज करोगे आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. बोलिए ठीक है. यू अंडरस्टूड टिल हियर. सिंपल था. आई मीन वी हैव नॉट डन एनीथिंग लाइक ग्रेट टुडे.